Good morning, sir. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आगे सभी लोग, रह गया कोई? अभी भी पब्लिक मिसिंग है। नकुल नहीं दिख रहा, आर्यन, आर्या, जिनके नाम लिए थे ये तो आ गए दोनों तीनों। और कौन रह गया अब? आदर्श, आदित्य है, और कौन है? अनिकेत आ गया, अनिकेत आ गया। एक अभी भी मिसिंग है। कौन मिसिंग है भाई? सार्थक। तो लेट आएगा, फिर लेट आते सर बोलेगा सर मैं लेट आया था, एक बार दोबारा बता दूं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ब्लैकआउट हो गया ना सारा कुछ? पूरा काला काला दिखता है। आज ब्लैक बैकग्राउंड पे पढ़ेंगे हम। ब्लैक बोर्ड, पुराने जमाने की टीचिंग पे चलते हैं। ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट चॉक से लिखेंगे। ठीक है सर। आ गया। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम आज की क्लास में अभी हमारा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल के अंदर हमारी डिस्कशन में 2-3 क्वेश्चंस पेंडिंग थे। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो पहले मैं इस चैप्टर की जो बची हुई चीजें वो आपको बता दूं, सो दैट हम ओवरऑल क्वेश्चंस करने के लायक हो जाएं। तो हमने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी सीखी है डिफरेंट करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से, और हमने बायो-सावा लॉ यूज किया है, और हमने एम्पियर सर्किट लॉ यूज किया है। उसके बाद हमने मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में पढ़ा, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल को डिस्क्राइब करना सीखा, और कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे उसको सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी बात की। मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे कितनी फोर्स लगने वाली, उसके बारे में बात करेंगे हम। हाँ जी सार्थक जी, गुड मॉर्निंग। तो हमें मालूम है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पे लगने वाली फोर्स Q v क्रॉस B होती है। और अगर मैं बात करूं किसी करंट कैरिंग वायर की, तो करंट कैरिंग वायर का मतलब यही है कि उसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं, और चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उन पे फोर्स लग रही है। तो सपोज ऐसे ये कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। कुछ थिकनेस दिखा देता हूँ इस वायर की मैं। तो सपोज ऐसे एक वायर है मेरे पास, और इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इस वायर की लेंथ के अलॉन्ग। इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ मैं डीएल लेंथ का, जिसको हम करंट एलिमेंट भी बोलते हैं। और सपोज करंट के फ्लो की डायरेक्शन ऐसे है, तो इसमें मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ डीएल लेंथ का, और इस डीएल लेंथ को मैं एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करता हूँ।
और इस वेक्टर की डायरेक्शन वही लेता हूँ जो इसमें फ्लो करने वाले चार्ज की करंट की डायरेक्शन है। इसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, आइडियल, जिसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी सीखी थी। नाउ सपोज दिस इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इस आइडियल एलिमेंट के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है बी। तो पहली बात तो ये समझें कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है आई, तो इसका मतलब इस एलिमेंट में डी क्यू चार्ज फ्लो कर जा रहा है dt टाइम के अंदर। ये जो डी क्यू चार्ज फ्लो कर जा रहा है dt टाइम के अंदर, अगर उस डी क्यू चार्ज की एवरेज वेलोसिटी v है, तो उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी वो लगेगी डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी क्या है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी समझते हैं आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हमने। और अगर वो dt टाइम में इसको क्रॉस करके जा रहा है, इसका मतलब dt टाइम में उस चार्ज पार्टिकल की एवरेज डिस्प्लेसमेंट dl है, तो v को dl बाई dt लिख सकता हूं। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आई विल गेट df इज इक्वल टू dq इंटू v को लिख देते हैं dl बाय dt। ठीक है। और dq बाई dt क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो जाएगा मेरे पास dq बाई dt इज i dl क्रॉस b। तो अगर हमारे पास एक करंट एलिमेंट है जिसको मैं आइडियल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दिस करंट एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड B, then the force experienced by that current element will be I dl क्रॉस B। तो अगर आपको किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे टोटल फोर्स निकालनी है तो आप I dl क्रॉस B को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है तो I dl क्रॉस B का इंटीग्रल। कोई डाउट किसी को यहां तक? रीडेबल है सब? अच्छे से विजिबल है? क्लैरिटी है? हाँ सर। तो ये बेहतर बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड का एक ही डिसएडवांटेज है कि मैं इसकी पीडीएफ बनाकर आपके साथ सेव नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज नोट डाउन करते रहें ध्यान से। तो ये जैसे क्लास में बोर्ड होता है बिल्कुल वैसा बोर्ड है, तो ये इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग। वीडियो का एक्सेस जरूर मिल जाएगा, पीडीएफ नहीं मिलेगी। कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? सर वी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना? हाँ, वी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज है। एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। ओके सर। यहाँ पे मैं एक और चीज भी साथ में ऐड ऑन करना चाहूँगा। हमने एक करंट एलिमेंट आई डीएल, एक करंट एलिमेंट आई डीएल की वजह से उसके सराउंडिंग स्पेस में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी सीखी थी। अगर इसका पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट का इस करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आ रहा है तो बायो-सावर्त लॉ हमने लिखा हुआ है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डीबी म्यू नॉट बाय 4 पाई dl on r square आइडियल क्रॉस on r cube अपन आर क्यूब। ठीक है। अब ध्यान से देखें, इस आइडियल को मैं आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं, और dl बाई डी टी हमारी चार्ज की एवरेज वेलोसिटी हो गई। सो दिस एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज म्यू नॉट बाय 4 पाई। आई को लिखूंगा मैं डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू होगा हमारा चार्ज जो फ्लो कर रहा है उस करंट एलिमेंट में, dl क्रॉस r, ये तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, अपॉन r क्यूब, और dl बाई dt हो गया वेलोसिटी। सो आई कैन राइट db एज म्यू नॉट बाय 4 पाई dq v क्रॉस r बाय r क्यूब।
तो ये एक्सप्रेशन आपको बताता है कि अगर डी क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाला है। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? नोट कर लिया? सर एक सेकेंड। 2 मिनट। चले आगे। सर एक सेकेंड सर। तेरी घड़ी में एक ही निडल है, सबसे छोटे वाली, उसी से सेकंड नापता है। हाँ सर हो गया। ठीक है जी। एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक चार्ज Q1, एक दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। Q1 मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से और Q2 मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन टू द मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन देम। Find the ratio of electrostatic attraction repulsion to magnetic attraction. Show that magnetically एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिकली तो पता ही है दोनों पॉजिटिव चार्ज या रिपेल कर रहे होंगे, मैग्नेटिकली ये दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और इस अट्रैक्शन और रिपल्शन की रेशियो कैलकुलेट करके दिखानी है आपने। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या है?
एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी दूसरे के ऊपर, और दूसरी उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगी ना, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। सर तो मुझे दूसरे चार्ज पे बैठ के देखना है, फिर मैं रेस्ट पे और मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ग्राउंड फ्रेम में देखोगे, आप ठीक है एज एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड आप फोर्स ओके सर। करोगे। सर तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट V1 V2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो सीधी सीधी सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आएगी। मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले एक चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो Q1 की वजह से Q2 पे मैग्नेटिक फील्ड, तो Q1 अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट इज लाइक अ करंट इन दिस डायरेक्शन, और इस करंट की वजह से इधर डॉट और इधर क्रॉस फील्ड आती है, तो यहाँ पे एक क्रॉस फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी B1, और Q2 पे जो फोर्स लग रही होगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मैग्नेटिक वाली, ये हो जाएगी Q2 इंटू उसकी वेलोसिटी क्रॉस B1। इसको मैं मैग्नेटिक फोर्स बोल रहा हूँ। क्या डायरेक्शन आएगी V2 क्रॉस B1 की? तो V2 ऊपर की तरफ है, B1 अंदर की तरफ है, तो लेफ्ट। अंदर है लेफ्ट टुवर्ड्स तो ये F2/1, तो अट्रैक्शन आ गई ना ये वाली, और FB की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये हो जाएगा Q2 इंटू V2 इंटू B1। B1 ये वाले फॉर्मूला से निकालेंगे, B1 की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 पाई चार्ज पार्टिकल Q1, उसकी वेलोसिटी V1, QV क्रॉस R, तो V क्रॉस R, तो V और R में तो 90 डिग्री का एंगल है, तो इंटू R आ जाएगा, sin 91 हो जाएगा, और नीचे R3, राइट। यस सर। तो Q2 V2 μ0/4 पाई इंटू Q1 V1/R², राइट। अब इन दोनों फोर्सेस की रेशियो देखते हैं कितनी आएगी। तो F इलेक्ट्रिक अपॉन F मैग्नेटिक, तो Q1 Q2 और R² तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में से, और 1/4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक वाले में 1/ε0 बचेगा, और मैग्नेटिक वाले में रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा कुछ नहीं, और नीचे आ जाएगा μ0 V1 V2, ठीक है। FB का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/μ0 ε0 इंटू V1 इंटू V2। ये पता नहीं आपने ऐसा सुना है कि नहीं, बस स्पीड ऑफ लाइट हैज बीन प्रूव्ड टू हैव द वैल्यू 1/√μ0 ε0। ये मैक्सवेल ने प्रूव किया था थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आगे जाके लेंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन जितना भी लेंगे। तो C² की वैल्यू 1/μ0 इंटू ε0 होती है, तो यहाँ पे 1/μ0 ε0 को अगर मैं C² पुट कर दूं तो F इलेक्ट्रिक और F मैग्नेटिक की वैल्यू C²/V1 V2 होगी। एंड वी नो दैट चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी कभी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकती। V1 और V2 की एक्सट्रीम वैल्यूज 1 है, मतलब उसी को अप्रोच नहीं करती कभी भी, राइट। सो दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इनके बीच की मैग्नेटिक अट्रैक्शन से हमेशा ज्यादा रहेगी, ये एक चीज नोट करने वाली है। सर फोर्सेस तो सेम ही होंगे, तो फिर अगर मैं Q1 के फ्रेम से देखूंगा तो भी मुझे सेम आंसर आना चाहिए। Q1 के फ्रेम में देखेगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखनी शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से फोर्स आएगी, एक बाहर की तरफ आएगी एक अंदर की तरफ आएगी, नेट फोर्स बाहर की तरफ आएगी। हाँ, और मैग्नेटिक भी दिखेगी ना, क्योंकि उसके रिलेटेड तो उसकी कुछ वेलोसिटी है। अगर Q2 के फ्रेम में चले जाओगे तो Q2 स्टेशनरी हो जाएगा, तो उस पर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स नहीं लगेगी। ओ ठीक है ठीक है सर। तो फिर मतलब मुझे अलग अलग फोर्स तो नहीं दिखनी चाहिए। फोर्स वही दिखेगी यार, फोर्स सेम रहती है, उसको हम फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लग जाती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बजाय।
सर पर मूविंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ी ना चेंज। बट आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लिया, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव करती है और वो फोर्स लगाती है, तो उनकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं की, पर बट मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स नहीं लगा सकते। यार तू पहले तो मेरी दो बातें ध्यान से सुन। एक तो हमने जब इस चीज की डिस्कशन की थी तब ये बात की थी कि हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स नहीं डिस्कस करेंगे, है ना। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट द इन द स्कोप ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी जब हम वो वायर वाली डिस्कशन कर रहे थे कि उस मूविंग फ्रेम में वायर चार्ज दिखाई देगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, याद आ रहा है। सर पर उसमें तो अलग था, वो तो डिफरेंट था क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्जेस एक थे तो। मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसको किसी ऐसे रेफरेंस फ्रेम में से ऑब्जर्व किया जाए, वो वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस रेफरेंस फ्रेम में अपने को एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देती है वी क्रॉस बी। अगर आपके पास एक स्टेशनरी फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड है बी, और अगर आप वी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देते हैं, तो आपको उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी विच इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब आप मेरे से इसके रीजंस पूछेंगे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसके रीजंस को नहीं डिस्कस कर सकता, बिकॉज मैंने इस लेवल पे इस चीज को नहीं कभी एक्सप्लोर किया है। मुझे ये मालूम है क्योंकि मैंने बुक्स में ऐसे पढ़ा हुआ है, बट आई हैव नेवर वेंट इनटू द डिटेल्ड थ्योरी। बट अगर आप वी वेलोसिटी से चल रहे हैं तो आपको बी मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देती है वी क्रॉस बी। ठीक है साथ आर्यन चला गया, डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। नहीं सर हूँ। ठीक है, इतनी बात मेरे को मालूम है। क्यों मालूम है? तो उसका बहुत लॉजिक सिंपल सा है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी था, तो अगर आप वी वेलोसिटी से चलने लग जाएंगे तो आपको वेलोसिटी तो दिखनी बंद हो जाएगी, लेकिन फोर्स फिर भी आपको दिखेगी, तो आप कहेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इस रेफरेंस फ्रेम में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वी क्रॉस बी के बराबर। ये एक सिंपल से लॉजिक से हम चीजों को समझ सकते हैं, बट हम इसको इसके अंदर इसकी डेप्थ में नहीं घुसने वाले हैं कि ये कैसे आती है। ठीक है, सर मेरे पास एक चीज पूछने की पूछ सकता हूँ। सर उसमें जब हमने वायर के केस में देखा था तब तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे, जो पॉजिटिव चार्जेस स्टेशनरी थे और नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे थे, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इससे प्रोड्यूस हो रही थी क्योंकि उधर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा दिख रहा था। तो यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट चार्ज लिया हुआ है तो उसमें तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है बेटे इस चीज का। ओके सर ठीक। मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि मेरे पास इस चीज के आंसर्स नहीं है, बिकॉज मैंने नहीं पढ़ी है रिलेटिविटी मैकेनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। वो मैंने पढ़ा हुआ एक दो अच्छे ऑथर्स हैं, उन्होंने वो चीजें बताई हुई हैं, तो मेरे को पता है। अब तो वो चीज मैंने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से आपको समझा दी, आपने उसको मान लिया, बट मुझे खुद को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं मालूम है एग्जैक्टली क्यों होती है। तो आई एम माई सेल्फ नॉट अवेयर ऑफ दी फैक्ट्स कि ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, रिलेटिविटी में क्या होता। तो जब उस चीज के बारे में मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता ना उस चीज को। मैं आपको केवल एक यूजफुल रिजल्ट बता रहा हूँ, जो कभी कभी आप देखेंगे कुछ बुक्स इन क्वेश्चंस के अंदर ये वाला मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देती है, बट जेई लेवल पे अपने को इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस एट जेई लेवल। 11th-12th के लेवल पे कोई भी एग्जामिनेशन में ये चीज नहीं आती है, किसी भी लेवल का एग्जाम हो 12th लेवल तक कोई नहीं आता। ये सब हायर लेवल पे फिजिक्स में, आप एमएससी फिजिक्स में जाके आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अगर आप हायर कोर्स लेंगे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे और भी एक मतलब, ठीक है, मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज ना नॉर्मल बुक्स में लिखी हुई मिलेंगी, तो सम ऑफ द ऑथर्स यूज दीज थिंग्स
जस्ट टू शो यू कि देखो ऐसा भी होता है। दे डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, बट वो लिख देंगे कि ऐसा होता है। तो मुझे भी मालूम है कि क्या क्या गड़बड़ होती है, बट मेरे पास उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं आती है। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये चार्ज Q1 है, ये V1 वेलोसिटी से चल रहा है। ये चार्ज Q2 है, ये V2 वेलोसिटी से चल रहा है। अब Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स निकालो, और Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स निकालो। ये डिस्टेंसेस मान लेते हैं दिए हुए हैं अपने को। तो ये डिस्टेंस A दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस B दिया हुआ है। तो फाइंड F21 एंड फाइंड F12। मैग्नेटिक इंटरैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं इनके बीच के। जस्ट आपको मतलब मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको ये बता सकूं कि देखो ये मुझे नहीं आता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका जितना मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दूंगा, लेकिन उसके बाद उसमें एक ग्लिच है जो मैं आपके सामने रखूंगा, और मैं खुद ही बोल दूंगा भाई मेरे को इसका आंसर नहीं मालूम कि ऐसा कैसे होता है, बट ऐसा होता है। तो अगर आप लोगों को मौका मिलेगा हायर लेवल पे फिजिक्स पढ़ने का, तो आप शायद वो चीजें सीख जाएंगे। तो हो सकता है 4 साल बाद, 5 साल बाद आप मुझे बताएं सर वो ऐसे होता है। I would be happy to learn from you. हाँ जी, कोई आंसर? F2/1, फोर्स ऑन 2/1, मैग्नीट्यूड कितना और डायरेक्शन किधर? सर म्यू नॉट बाई 4 by Q1 Q2 into V1 V2 Q1 Q2 into V1 V2 upon A square plus B square 2/3/2 into A और प्लस J कैप। J कैप किधर है? ऊपर मतलब V1 की जहाँ ऊपर। ऐसे X और Y ले लो, तो J कैप। चलो ठीक है। और F12? एक सेकेंड।
सर म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1 Q2 into B into V1 V2 upon A square plus B square over 3/2 plus I cap. ऊपर बी आएगा और आई कैप। हाँ सर। सबके यही आ रहे हैं क्या आंसर? हाँ। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा r, विच विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Q2 की साइड पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करंट ऊपर की तरफ है, Q1 की वजह से करंट आप ऐसे मान सकते हैं। तो अगर करंट ऐसे, तो इधर डॉट, इधर क्रॉस फील्ड आती है, तो यहाँ पे क्रॉस फील्ड आ रही होगी B1। तो इस पे फोर्स F2/1 जो लग रही होगी वो Q2 V2 इंटू B1 लग रही होगी, और V क्रॉस B करेंगे तो V क्रॉस B की डायरेक्शन इधर आ रही होगी, तो दिस इज F2/1, तो J कैप। और V2 इंटू B1 कैसे लिखेंगे? तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू Q V1 क्रॉस R। तो V और R का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो ये आपको R वेक्टर लेना है V1 के लिए, ये वाला R वेक्टर। तो V क्रॉस R करेंगे तो ये वाले एंगल का साइन आ जाएगा, विच इज एज गुड एज साइन ऑफ दिस एंगल। तो साइन थीटा विल बी A बाय रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो Q V1 R, तो यही बचेगा, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2, ये आंसर आएगा, साथ में जे कैप। तो विच इज दी राइट आंसर गिवन बाय सार्थक। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3/2 ए कैप। और अब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा था, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया? देख के आपको क्या ग्लिच लग रहा है, इसमें क्या गड़बड़ लग रही है? अरे ये क्या हो गया? F12 की डायरेक्शन इधर आ रही है, तो फोर्स ऑन 2/1 and force on 1/2 आर नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट। ना तो मैग्नीट्यूड में बराबर है, ना ही डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू Q1 on Q2 is not necessarily equal and opposite to the magnetic force on Q1 due to Q2। F21 और F21 इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो केवल मैग्नेटिक इंटरैक्शन अगर आप दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में देख रहे हैं, दो मूविंग चार्जेस के बीच में, तो इट इज नॉट गोइंग टू ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर आप केवल मैग्नेटिक इंटरैक्शन देखेंगे दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, तो इट इज नॉट गोइंग टू ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस डज नॉट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है। इसके साथ साथ आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, अरे यार ये मतलब अजीब सी बात है, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारा यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो बिल्कुल न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर वैलिड नहीं है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टिल होल्ड्स गुड फॉर दिस सिस्टम। यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स, और अगर आप फोटोन्स के मोमेंटम को भी अकाउंट में लेंगे तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आपको कंजर्व दिखाई देगा। अगर आप केवल Q1 और Q2 का मोमेंटम लेंगे तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आपको कंजर्व नहीं दिखाई देगा, क्योंकि केवल Q1 और Q2 के बीच में जो मैग्नेटिक इंटरैक्शन की फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं आ रही है। तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए ऐसा होता है, ठीक है। मैं इसके बारे में आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये फिनोमेनन एक्चुअली इसमें क्या चीज़ें और अकाउंट में लेने वाली है। मुझे वो थ्योरी बस हल्का सा मालूम है कि हाँ, ये चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स बिटवीन देम। जो सर हाँ जी। सर, तो हमें इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो हमें बस मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाना ना, मैकेनिक्स का इन जनरल तुम्हें क्वेश्चन। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हें केवल ये तुम्हारी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए है कि मैग्नेटिक इंटरैक्शन की फोर्स से न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको वैलिड नहीं दिखाई देगा, या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा फोर्स निकालने के ऊपर। इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ओके। किसी को F21 और F12 के एक्सप्रेशन में कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं।
हमने डिस्कस किया आज की क्लास में कि अगर मेरे पास कोई करंट एलिमेंट है और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स लगती है डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, और ये उसकी लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स आने वाली है। और अगर मेरे को कोई फाइनाइट साइज के कंडक्टर पे फोर्स निकालनी है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो स्पेस में, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो स्पेस में, तो व्हेन आई इवेल्युएट दिस इंटीग्रल ओवर द एंटायर कंडक्टर, कंडक्टर मेरे पास कुछ ऐसा था, ए से लेकर बी तक का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था, और इसको सपोज मैंने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इन स्पेस, यानी सब जगह पर सेम है। तो जब मैं ये फोर्स कैलकुलेट करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी, तो ये इंटीग्रल केवल आईडीएल के साथ लिखा जा सकता है और क्रॉस बी। ऐसा हमने फ्लक्स में भी देखा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाती है, डॉट प्रोडक्ट से। और आईडीएल क्रॉस बी में आई तो ऑब्वियसली सेम ही, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्रॉस बी। आप इस डायग्राम में मुझे इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर बता सकते हैं कौन सा होगा? ए बी को ज्वाइन कर दे, ए टू भी चालू है। क्यों भाई? यस इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर का मतलब है इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, इन सारे वेक्टर्स का सम, राइट राइट। और इसका मतलब जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी आई ए बी क्रॉस बी। तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सीधा सीधा आई ए बी क्रॉस बी लगा देंगे, मतलब आई एल क्रॉस बी ले लेंगे। इसको मैं आई एल क्रॉस बी लिख देता हूँ, वेयर एल इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और इफेक्टिव लेंथ का क्या मतलब है? स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से सीधी लाइन से ज्वाइन कर दो। और यहाँ से एक और मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, और वो कंक्लूजन ये है कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर एक क्लोज्ड लूप की फॉर्म में होगा एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जरूरी नहीं है डॉट या क्रॉस हो, इसके प्लेन में हो, कैसे भी हो, बट अगर वो यूनिफॉर्म है तो इस पे नेट फोर्स 0 आने वाली है, प्रोवाइडेड बी इज यूनिफॉर्म, क्योंकि क्लोज लूप का मतलब है इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर 0 है ना। क्यों भाई? इंटीग्रेशन डीएल तो 0 ही हो जाए, आप घूम फिर के वहीं आ गए वापस, तो इंटीग्रेशन डीएल विल बी 0 डीएल वेक्टर। सो अगर कोई क्लोज लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 आएगी। हमने ऐसा डिस्कस किया हुआ है कि एक क्लोज लूप करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और हमने इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखी थी करंट इनटू एरिया। क्यों भाई? आपको याद है हमने एक रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, और वहां पे मैंने उसको मैग्नेटिक डाइपोल से कंपेयर करके दिखाया था। तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स 0, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे नेट फोर्स 0 आती है। तो एक करंट लूप यानी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे नेट फोर्स 0 आएगी। ठीक है जी, नोट किया आप लोगों ने? कुछ पूछना है इसमें? सर एक सेकंड नोट करना है।
हाँ जी आर्या, कुछ मिस हो गया क्या? हाँ सर। चलें आगे। पास। सर वो एम का रिप्रेजेंट क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल ओके ओके। मूवमेंट, करंट इनटू एरिया। क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है मेरे पास। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और इसके सामने एक करंट लूप रखा हुआ है और इस करंट लूप में भी करंट है और इसमें जो करंट है ये कहाँ से आ गया? चलो, इस करंट लूप में इलेक्ट्रिक करंट है आई नॉट और सपोज क्लॉकवाइज करंट है इसमें आई नॉट और इसकी डायमेंशंस मैं दे देता हूँ आपको। तो सपोज ये वाला डिस्टेंस हमारा r है और इसकी ये वाली लेंथ l है और ये वाली लेंथ b है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स ऑन द करंट लूप ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। I naught by 2 pi dl upon r into r plus l. बोल दोबारा से। I naught mu naught I naught by 2 pi dl upon r into r plus l. ठीक है जी, एक ही आंसर बताया जा रहा है, देख लेते हैं। और कोई? हाँ सर वही आ रहा है। यही आ रहा है। हाँ सर। सर ये वैसा है ना, मतलब
d/dr of B into dipole. वो भी सोच सकते हैं। फिलहाल सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, और वो सिंपल तरीका आपका हो सकता है कि आप इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इधर डॉट और इधर क्रॉस फील्ड होगी, तो इसकी वजह से एक क्रॉस फील्ड ऐसे एक्ट कर रही है इस पे। तो इस क्रॉस फील्ड के अंदर हमारा करंट लूप रखा हुआ है, तो मेरे को इसके डिफरेंट डिफरेंट डीएल एलिमेंट्स पे फोर्सेस देखनी है। तो मैं अगर इस पे यहाँ कोई डीएल एलिमेंट लूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कोई डीएल एलिमेंट लूँ, तो इस डीएल एलिमेंट पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लग रही है बी, तो बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आई डीएल क्रॉस बी, तो इस पे एक डीएफ फोर्स ऐसे लग रही होगी। और अगर मैं यहाँ पर कोई डीएल एलिमेंट लूँ, तो इस पे डीएल क्रॉस बी करूंगा, तो इस पे डीएफ फोर्स इधर लग रही होगी। ऐसा डीएल एलिमेंट मैं यहां लूं, तो डीएल क्रॉस बी, तो डीएल क्रॉस बी, तो इस पे डीएफ इधर लग रहा होगा। और ऐसा डीएल एलिमेंट जैसा ऊपर लिया है, ऐसा मैं इधर लूं करंट की सेंस में, तो इस पे डीएल क्रॉस बी करूंगा, तो इस पे डीएफ नीचे लग रहा होगा। ये ठीक है? कोई डाउट यहां तक? अब ये जो इसकी इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, दिस इज ए बी सी डी। तो जो ए बी पार्ट है और जो सी डी पार्ट है, उस पे डी एफ इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे और दे विल कैंसिल ईच अदर। नहीं सर। नहीं सर से मतलब ए बी और सी डी पे जो मैंने दो डीएल ले, उन पे मैग्नेटिक फील्ड सेम लग रही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड सेम होने की वजह से डीएफ इक्वल आएंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी, कैंसिल हो जाएगी। जबकि एडी पे डीएफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बीसी पे जो डीएफ है ना। तो इसका मतलब नेट फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ आएगी। किसी को कोई डाउट यहां तक? अब एडी पे फोर्स निकालते हैं। तो एडी में सारे में डीएल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, और बी भी सारे पे सेम है। तो अगर मैं फोर्स ऑन एडी देखूंगा, तो जब मैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल क्रॉस बी करूंगा, तो पहली बात तो बी सब जगह सेम है, तो ये जगह आई डीएल क्रॉस बी, और आई डीएल डीएल वेक्टर को मैं डी ए वेक्टर लिख लूंगा क्रॉस बी, राइट। तो मेरे पास एफ ए बी की वैल्यू आ गई। एफ ए बी की वैल्यू हो जाएगी आई डी ए वेक्टर की लेंथ हो जाएगी बी, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी भैया, मैग्नेटिक फील्ड कितनी वहां पे ए डी पे, तो करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट साइड की तरफ। सिमिलरली अगर मैं BC पर देखूंगा, तो BC पे राइट साइड की तरफ आएगी यही फोर्स, केवल इतना डिफरेंस आएगा
कि उसका डिस्टेंस r प्लस एल है तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी। सो नेट फोर्स विल बी बी आई, अच्छा इसको आई नॉट लिखना था, इसको आई नॉट लिखना था, करंट इन दी वायर वाज आई नॉट, इसको आई नॉट लिखना था मुझे, और ये हो जाएगा बी आई नॉट म्यू नॉट आई बाय 2 पाई और 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस ए। तो म्यू नॉट आई नॉट ए बी अपॉन 2 पाई आर इंटू आर प्लस ए, ये आंसर। ऐसा बताया था आर्यन तूने आंसर? हाँ सर। सर उस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते थे ना? हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, वो उस चीज को भी अभी समझते हैं। उसके लिए आपको मेरे को पहले मैग्नेटिक डाइपोल पे फोर्स का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले वो बना के दिखाने पड़ेंगे ना, तभी तो मैं करूंगा वो। ठीक है, तुझे याद है पी डी बाई डी आर, तो तूने एम डी बी बाई डी आर ऐसा कुछ कर दिया होगा, ऐसा ही कुछ किया है। हाँ सर। तो एम डी बी बाई डी आर में डी बी बाई डी आर क्या लिया? मैग्नेटिक फील्ड का चेंज अपॉन कितना एल, हैं? मैग्नेटिक फील्ड का चेंज अपॉन एल, मतलब डिस्टेंस तो है। तूने तो डेल्टा बी बाई डेल्टा आर ले लिया। हाँ मतलब क्योंकि मुझे, मतलब अगर आर वेरी ग्रेटर देन एल दिया था तो मैं डी बाई डी आर ले लेता हूँ, क्योंकि डाइपोल में भी लेना तो बेसिकली डी वही बी बाई करते डी हैं। आर ही होता है ना डाइपोल पे फोर्स। तो वो शॉर्ट डाइपोल होता है ना, अच्छा, तो ये तो शॉर्ट नहीं है ना। इतना मतलब मुझे सीधी बात लग नहीं रही है वो, जितनी सीधी आप उसको आसानी से सोच ले रहे हो, बट ठीक है। तो क्योंकि डाइपोल में पॉजिटिव पे लिखते थे, नेगेटिव पे लिखते थे, तो उसमें चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता था और फिर डाइपोल के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर जाते थे। मतलब उस फॉर्मूला से, जिस मेथड से तू निकाल रहा ना, उससे फील नहीं आ रही है बिल्कुल भी कि ये फोर्स निकल रही है उस पे। डीबी बाय डी आर से क्या पता चल रहा है, और तुमने तो डेल्टा बी बाय डेल्टा आर ले लिया, तो मुझे तो वो बहुत ही बुरा लग रहा है। अगर ये तूने मतलब बी लिखा, बी टू माइनस बी वन बाय एल को एम से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ अगर ये सर्कल होता तो पता नहीं, इसमें तो डायरेक्टली दिख रहा था। है, अगर ये देखना सर्कल पड़ेगा। होता तो तेरे मेथड से आंसर नहीं आता, तो लेता कहाँ बी कहाँ पे फिर? हाँ सर, फिर इसमें नहीं आता है। हाँ, तो मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है आपका ना। मेथड हाँ ऐसा सर। होना चाहिए जो सब जगह लग सकता हो। मेरा मेथड एलिमेंट्री है, मैंने डीएल पे फोर्स लिख के उसके बाद एनालाइज किया ना, वो सर्कल में भी लगेगा। कोई डाउट किसी को बोलो ये आंसर? हैं बाकी लोग चले गए? नो सर, नोट। हाँ सर, नो डाउट सर, आ गया था सर। वाला मेथड नो था। डाउट सर। समय शिक्षा वाला मेथड था क्या? क्या बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा। सर आपने बोला था कि 2 मेथड्स हैं। हाँ, दूसरा मेथड एनालाइज करते हैं। ये में कोई प्रॉब्लम नोट कर लिया सबने, आगे चलें? हाँ सर। सर। सर हो गया। ठीक है। दूसरा मेथड समझने के लिए हम इंटरैक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल विद मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं। दूसरा मेथड यूज करने के लिए we'll try to derive the expression for the interaction of a magnetic dipole with magnetic field। ठीक है, और सिंपलिसिटी के लिए
पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखा था और फिर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखते हैं। अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल को रखता हूं, तो डाइपोल मतलब कोई भी करंट लूप, जरूरी नहीं है कि ऐसी शेप का हो, कोई भी हो सकती है, तो कोई भी करंट लूप, तो इसको आप एक डिफरेंशियल छोटा सा करंट लूप समझ लो, या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फाइनाइट साइज का भी समझ लोगे चलेगा। अदरवाइज ये dx और dy वाला ऐसा लूप समझ सकते हैं आप इसको, एक लेंथ dx और दूसरी लेंथ dy। तो जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी तो डिफरेंशियल लूप ले लेंगे इसको, और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो किसी भी साइज का लूप ले लो। तो अगर ये लूप है हमारे पास, तो सबसे पहली बात तो हम इसको एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से कैरेक्टराइज करते हैं। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ये करंट इनटू एरिया के बराबर होता है। तो अगर इसकी लेंथ L और ब्रेड्थ B है तो इसको मैं I इंटू L इंटू बी ले लूंगा, और डिफरेंशियल लूप लिया होगा तो करंट इंटू जो भी इसका DA होगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये पैरेलल टू एरिया वेक्टर होती है अगर करंट क्लॉकवाइज है, सॉरी अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऐसे रखो कि अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल होती है फॉर एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो एम वेक्टर इज अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल फॉर काउंटर क्लॉकवाइज करंट। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है काउंटर क्लॉकवाइज करंट है, तो एम वेक्टर बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं ऐसे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं ऐसे। तो अगर मैं इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं B डॉट M इज पैरेलल टू B, तो पहला पॉइंट नेट फोर्स 0 होगी, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स 0 आती है, बिकॉज इंटीग्रेशन dl वेक्टर ओवर द क्लोज लूप विल बी 0। और अगर मैं इसकी इंडिविजुअल वायर्स पे फोर्सेस देखूं ABCD, तो अगर मैं इंडिविजुअल वायर पे फोर्सेस देखूं तो आप मुझे बता सकते हैं AB पे फोर्स किधर लग रही होगी। AB पे कोई DL एलिमेंट बनाओ, ये DL एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो DL क्रॉस B इधर आ रहा होगा DF। यहां DL बनाऊंगा तो ऐसे, यहां DL बनाऊंगा तो ऐसे, और यहां पे DL वेक्टर बनाऊंगा तो ऐसे। तो एक तो DL फोर्सेस का रिजल्टेंट सारी DF का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। और क्या आपको कोई टॉर्क लगता दिख रहा है? क्या इसकी लूप की कोई रोटेशन की टेंडेंसी आ रही है? नहीं। तो नहीं सर। नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड के पैरेलल हो तो टॉर्क 0 आता है। कोई डाउट यहां तक? नोट कर लिया? सॉरी
चलें आगे। सर इसके बाद अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा टिल्ट कर दूं, अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आता है तो फोर्स 0 आती है, टॉर्क भी 0 आता है, लेकिन अगर उसका कुछ एंगल बन रहा होता है पी और ई में थीटा, तो टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा। वैसे ही हम यहाँ पर शो करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और एम में एंगल बन रहा होगा कुछ, तो टॉर्क भी आएगा। तो मैं सेकंड केस ले लेता हूं। ये वाला जो मैंने पिक्चर ए बनाई थी, इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड डॉट बनाई थी बाहर की तरफ। आप ध्यान से समझे जरा, मैं यहाँ पे पिक्चर बी बना रहा हूँ। इस पिक्चर बी में करंट लूप में अपना वैसे का वैसे रखता हूँ, करंट लूप को टिल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मैग्नेटिक फील्ड को टिल्ट करके बना दूंगा। तो ये ए बी सी डी, और इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक करंट है आई, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, जिसकी वजह से इसकी डाइपोल मूवमेंट बाहर की तरफ है एम, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड अब एम जो है बी के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो लेट बी मेक्स एन एंगल थीटा विद एम वेक्टर। ठीक है, ध्यान से समझना, बी एम वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रही है, यानी बी इस प्लेन के नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? बी Yes, sir. इसके नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो बी के मैं दो कंपोनेंट्स बना देता हूं। एक कंपोनेंट डॉट वाला जो नॉर्मल के अलोंग होगा, उसकी वैल्यू कितनी, बी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट मैं दिखा देता हूं इस तरफ, और ये कंपोनेंट कितना, बी साइन थीटा। तो अब ये दो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, एक डॉट बी कॉस थीटा और एक लेफ्ट की तरफ इसके प्लेन के पैरेलल बी साइन थीटा। अब नेट फोर्स तो 0 ही होनी है, नेट फोर्स तो 0 ही होनी है क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब जरा इंडिविजुअल डीएल एलिमेंट्स पे फोर्सेस देखते हैं, तो अलग अलग देख लेते हैं। तो बी कॉस थीटा का इफेक्ट मैं ऑलरेडी ऊपर वाले केस में देख चुका हूं। बी कॉस थीटा ना तो फोर्स में कंट्रीब्यूट करती है ना टॉर्क में कंट्रीब्यूट करती है। बी साइन थीटा फोर्स में तो कंट्रीब्यूट नहीं ही करती, बी साइन थीटा की वजह से टॉर्क के बारे में सोचते हैं। तो मुझे आप जरा ये बताओ कि ये जो वायर ए बी है, इस वायर ए बी पे बी साइन थीटा की वजह से कितनी फोर्स और किधर। तो इस पे एक डीएल लेता हूं, एक मिनट सॉरी। हाँ जी, दिख रही है स्क्रीन आपको क्लियर? हाँ सर। मैं बी साइन थीटा की वजह से ए बी पे फोर्स लेता हूं। तो बी साइन थीटा की वजह से अगर मुझे ए बी पे फोर्स लेनी है, तो मैं ए बी पे एक डीएल एलिमेंट बनाता हूं वैसे। तो डीएल की सेंस वही लेते हैं जो करंट की है। मुझे बताओ इस पे फोर्स किधर लग रही होगी, डीएफ, डीएल क्रॉस बी, नीचे Into the plane. इनटू दी प्लेन, है माइनस ना? जेड एक्सेस। यस सर। और इस डीएल पे 0 0 0, इधर वाले डीएल पे आउट ऑफ प्लेन। Out of the डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं, है ना? और इस डीएल पे 0। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये ए बी है, इस पे फोर्स अंदर की तरफ और सी डी पे फोर्स बाहर की तरफ। तो ये दोनों फोर्सेस मिलके इस एक्सिस के अबाउट इसको टर्न कर देंगी, यस। है ना?
तो ऐसे एक टॉर्क जनरेट हो गया। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं? F क्रॉस R। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ क्रॉस आर नहीं होता, आर क्रॉस एफ होता। हाँ सर। तो में लिखना है तो अदरवाइज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले तो डीएफ बताओ कितना होगा, वो डीएल एलिमेंट पे आई डीएल क्रॉस बी होता है। तो डीएफ की वैल्यू हो जाएगी आई करंट डीएल और बी की वैल्यू बी साइन थीटा, है ना। और आई डीएल और बी में 90 डिग्री का एंगल है, तो डीएफ की वैल्यू तो इतनी हो गई। इसकी वजह से हमारे एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका। इसकी ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस ले लें, तो ली हुई थी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऊपर वाले फिगर में मैंने एल और बी ली थी, है ना। हाँ सर। तो एल और बी, तो ये वाली डायमेंशन मैंने एल ली हुई थी इसकी, एल बाय 2 आई डीएल बी साइन थीटा। इसको मैं कैपिटल एल लिख रहा हूं सो दैट वो डीएल से कंफ्यूज ना, वो डीएल एक डिफरेंट चीज थी। तो इनटू एल बाय 2, ठीक है। ये हो गया इस डीएफ का इफेक्ट। इतना ही इस डीएफ का भी होगा, तो इंटू 2 कर दूं। और अब इसको पूरे ए बी के लिए या पूरे सी डी के लिए लिख लेते हैं। तो टोटल टॉर्क हो जाएगा, इसकी जगह बस ये वाली लेंथ आ जाएगी। ये वाली लेंथ कितनी थी? कैपिटल बी ले लेते हैं। नहीं, कैपिटल बी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ठीक है ना, स्मॉल बी ले लेते हैं। सर हाँ जी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने टॉर्क क्या मतलब क्या बताया वो? कहाँ बस फोर्स निकाल। थे बेटे, पूछना। सर ग्रीन वाला जब आप लिख रहे थे डीएफ इक्वल टू आईडीएल साइन, उसके बाद सही। तो डीएफ हो गया मेरा आईडीएल बी साइन थीटा। ये इस पे डीएफ की वैल्यू हो गई, ये जो ये वाला डीएल एलिमेंट मैंने लिया था। हाँ सर। अब इस डीएल एलिमेंट का हमारे एक्सिस से, जिसके वो आपको टॉर्क लगता हुआ दिख रहा है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाय 2 होगा। हाँ ओके सर, ओके सर, यस सर। टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इतना ही इफेक्ट सीडी पे जो डीएफ लग रहे हैं उसकी वजह से होगा, इसलिए डबल कर दिया। यस सर। और अब इसकी ए बी या सी डी पे समेशन ले ली, जिसपे डीएल की समेशन मैंने बी लिख दिया। ठीक, यस सर। यहां तक कोई डाउट किसी को? So the torque comes out to be I, B into L is area into B into sin theta, और करंट इंटू एरिया को मैं बोल देता हूं M B sin थीटा। और टॉर्क की सेंस क्या है? M को B की तरफ घुमाने की कोशिश कर रही है, बोलो। लग रहा है आपको डायग्राम में देख के ऐसा? M वेक्टर बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है और B वेक्टर थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है, और टॉर्क भी M को B की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखा था, टॉर्क पी को ई की तरफ घुमाने की कोशिश करता है। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं प्लीज? तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी एम क्रॉस बी। बोलो क्या डाउट इसमें अब? तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट या जूम इन क्या बोलते हैं कर दे रहा हूँ, डीमैग्नीफाई कर दे रहा हूँ, ताकि आप एक बार में देख सकें कि मैंने क्या किया है। हाँ जी, देख लो, इस पे नजर मारो, कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। सर आप अभी क्या कह रहे थे कि टॉर्क आपके एम को एम वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ टर्न करने की कोशिश कर। आप देखो डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा का रिजल्टेंट इधर को टिल्टेड होगा, और टॉर्क भी एम को उसी डायरेक्शन में टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है। बी कॉस थीटा बाहर की तरफ है, बी साइन थीटा। हाँ सर ठीक है, यस सर। हाँ, तो टॉर्क जैसे पी क्रॉस ही था ना, सिमिलर टू। हाँ सर। तो इन दी सेम वे
we will have the interaction energy of this magnetic dipole with magnetic field and that is minus m dot b. याद है हमने वहां पे पढ़ा था माइनस पी डॉट ई, जिसमें हमने रेफरेंस लिया था कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लो। तो सिमिलरली वी हैव u इज इक्वल टू माइनस m डॉट b। जो थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। तो आपने टॉर्क इक्वल टू माइनस पी डॉट ई का लिखा है। टॉर्क का लिखा, पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा था मैं। ठीक है जी, कोई डाउट? 2 मिनट वो नोट करना। कर लो। सर थोड़ा नीचे जा सकते हैं? हाँ जी। हो गया। ठीक है जी। तो इस पे क्वेश्चन पे दोबारा आता हूं मैं। इस क्वेश्चन को दोबारा दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है हमारे पास।
मतलब ये मेथड कोई ऐसा नहीं है कि बहुत यूजफुल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, बट ठीक है। तो ये हमारी एल और बी लेंथ की करंट लूप यहाँ पे हमने रखा हुआ है, और इस करंट लूप में करंट की वैल्यू आपको गिवन थी आई नॉट, सपोज ऐसे। और अब मैं इस करंट लूप को ध्यान से देखना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता हूं, बहुत सारे एरिया एलिमेंट्स बना लेता हूं इसके। ठीक है, और हम इसको करंट लूप को ऐसे आई नॉट और एक ऐसे आई नॉट, ये लूप एक ले लेते हैं, और फिर यहीं पर एक ऐसे आई नॉट और एक ऐसे आई नॉट ऐसे ले लेते हैं। फिर एक ऊपर की तरफ आई नॉट, नीचे की तरफ आई नॉट। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आपने ऐसे और ऐसे आई नॉट करंट मान लिया, सुपर इम्पोज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे। आई नॉट और नीचे भी आई नॉट, ऊपर भी आई नॉट, तो नीचे भी आई नॉट और ऊपर भी आई नॉट मानने से अब आपको बहुत सारे करंट लूप्स दिखने लग गए। विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या बताना चाह रहा हूं मैं? Yes. अब एक ये वाला करंट लूप ले लो यहां से एक्स डिस्टेंस पे, और dx थिकनेस का, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आई नॉट इंटू बी इंटू डी एक्स होगी। और इसके ऊपर जो हमारी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। और इसकी इंटरैक्शन एनर्जी हो जाएगी माइनस एम डॉट बी, विच विल बी इक्वल टू माइनस करंट। कैसे है इसमें? क्लॉकवाइज, हर एक लूप में क्लॉकवाइज करंट है ना हमारे, तो क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक डाइपोल रिफ्लेक्टर अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, तो एम और बी पैरेलल हो गए, तो माइनस एम बी आ गया, इनफैक्ट डीएम इंटू बी आ गया। ये इस छोटे से इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस डीएम इंटू बी। तो माइनस डीएम की वैल्यू कितनी? आई नॉट बी डी एक्स इंटू बी की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। तो माइनस म्यू नॉट आई नॉट बी बाय 2 पाई टाइम्स dx by x। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, x रेंजेस फ्रॉम r टू r प्लस l, तो आप पूरे लूप की इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे, और उस इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का du बाय dr कर देंगे। मालूम है ना फोर्स निकालने के लिए क्या होता है, फिजिकल टू माइनस du बाय dr, r का फंक्शन बना लेंगे उसको, l तो कांस्टेंट है तो उससे फोर्स आ जाएगी। या फिर आप इसका x के साथ डेरिवेटिव ले लो तो df आ जाएगा, df विल बी माइनस d बाय dx ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी म्यू नॉट आई नॉट बी बाय 2 पाई इंटू dx बाय x। और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो पूरे लूप के लिए तो टोटल लूप पे फोर्स आ जाएगी। ये दूसरा तरीका है, इंटू dx बाय x लिखना भूल गया मैं। ये वाले dx में आप ये वाला dx नहीं लेंगे, ये dx डिफरेंट है। ये dx का क्या मतलब होता है कि आपका डाइपोल था और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, आप वो डाइपोल को एक्स डिस्टेंस पे रखे हुए थे, अब आपने उसको वहां से डिस्प्लेस कर दिया,
मूव कर दिया वहां से, तो वो जो dx होता है, ये वाला dx, ये उसकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मानी जाती है। तो ये आपका dx, इस dx से कैंसिल नहीं करना, वो 1/x को डिफरेंशिएट करना आपने। 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x² आ जाएगा। वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, उसकी बजाय आई वुड रिकमेंड कि आप इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो x की रेंज लेके r से इंटीग्रेट करके। तो du की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, u की वैल्यू -μ0 I0/2 इंटू dx/x की इंटीग्रेशन ln x, और लिमिट पुट करेंगे r से लेकर r+l, तो ये आ जाएगा। इसके बाद फोर्स निकालनी है, तो -du/dr करके आप फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। देखो इससे वही आंसर आता है कि नहीं आता। बोलो, कोई डाउट आ रहा, आंसर क्लियर है जो यहाँ तक बताया मैंने? डाउट है हम्म। सर, वो जो आप जो एक और मेथड बता रहे थे कि वो -du/dx करेंगे। मैं ये कह रहा था कि आप पहले इस छोटे से डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी आपने लिख ली, अब आप इस पे df लिख लो, तो वो -d/dx ऑफ इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इसमें ये जो dx होता है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डाइपोल होता है, तो इसमें वो ये वाला dx से कैंसिल मत कर देना उसको, बस मैं ये कह रहा था। तो वो जो dx है वो पूरे लूप को जो dx से डिस्प्लेस करेंगे वो वाला है ना? हाँ हाँ, ओके सर। वो इस x में फर्दर चेंज होने वाला, ये वाला dx वाला नहीं है, वो है ना, हाँ सर, ठीक है। dx फिक्स्ड वैल्यू है। जब एक बार आपने एक छोटे से डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, अब उसमें dx वेरिएबल नहीं है अब। तो वो कंफ्यूजिंग है, तो मुझे लगा कि वो ज़्यादा अलग चीज़ हो जाएगी, वो सोचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा भी पहले पूरे डाइपोल की, मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फिर F = -du/dr कर दो। कोई डाउट किसी को? आगे चलें। सर 1 मिनट ऊपर कर दो बेटा। हाँ जी, और ऊपर। सर हाँ सर। सर हाँ बेटा। तो जो पूरे डाइपोल को आप जो डिस्कस कर रहे थे वो बाहर वाला dx था ना? जब पूरे डाइपोल को, इस पूरे को मतलब ये पूरे लूप ABCD को, जो बाहर वाले dx का मतलब अंदर वाले dx का मतलब तो ये था कि आप जो छोटे छोटे लूप डिवाइड कर रहे हैं उनका dx x तो उसकी वो dx। radius थी वायर की, हाँ सर। ये वाला जो बाहर। dx था, ये तो उसकी हॉरिजॉन्टल वायर की लेंथ थी। और हाँ जब सर। F -du/dx लिखने वाला हूँ, तो वो इसको डिस्प्लेस करने पर x में होने वाला चेंज लिखने वाला हूँ। अच्छा ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी आर्यन, नोट कर लिया? हाँ सर। चलें आगे। और किसी को कुछ पूछना है? नकुल, ऐश्वर्या, प्रतीक्षा। सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर लीजिए ना। यहाँ तक? हाँ सर, ठीक है, हो गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और इसके सामने एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, बस एक वायर। कैसे स्पेस में ऐसी वायर आई पता नहीं, बट समहाउ एक वायर है ऐसी जिसमें करंट है ऐसे आई नॉट, और इसकी लेंथ एल और इसका डिस्टेंस आर। फाइंड द फोर्स ऑन द वायर ए बी। तो आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो कहीं पर? फोर्स निकालनी वायर ए बी पे, करंट ए बी कैरिंग। हॉरिजॉन्टल है। हाँ, और उसके परपेंडिकुलर है। ओके सर। तो ए बी स्क्रीन के प्लेन में ही है। ए बी स्क्रीन के प्लेन में ही है। ए बी स्क्रीन के प्लेन में ही है। हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन के प्लेन में ही है। ओके सर। Sir, हाँ जी, sir, mu naught I naught upon 2 pi into ln of r plus l upon r. ln ऑफ R plus l upon r. ठीक लग रहा है आंसर तो सुनने में, बिल्कुल बढ़िया। हाँ सर, सेम आ रहा है। प्लस जे का। प्लस जे का, हाँ, ऊपर की तरफ है ना। तो दी आइडिया इज कि आप इसमें एक dx लेंथ का एलिमेंट ले लें, उसमें करंट है आई नॉट, और उसमें इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही होगी बी। तो ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है ये यहां से x डिस्टेंस पे लिया आपने। तो इस dx लेंथ के एलिमेंट पे dx वेक्टर राइट की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो dx क्रॉस b करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा df। तो इस पे जो df आएगा वो इधर आ जाएगा, और df वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? i नॉट dx क्रॉस b। तो आई नॉट dx, b की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 πx, और आई नॉट dx और b में 90 डिग्री का एंगल है, तो a क्रॉस b ए बी साइन थीटा होता है, सो साइन 90 विल बी 1, और इसकी डायरेक्शन जे कैप ले लेते हैं। चलो, आप जे कैप ऐसे बता रहे हैं, और सब पे जे कैप ही आएगी ना,
जितने भी dx इस पे लेंगे सब पे j कैप ही आएगी, यस सर। सब पे j कैप ही आएगी, तो खाली मैग्नीट्यूड ऐड किए जा सकते हैं ना। तो म्यू नॉट आई नॉट बाय 2 पाई और एक टर्म बचेगी dx बाय x, ये फोर्स हो गई इसका इंटीग्रल, और x रेंजेस फ्रॉम r टू r प्लस l। तो ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया आप लोगों का। सर अगर इस वायर की कोई थिकनेस दी होती तो फिर हम वो m वाले कंसेप्ट से कर पाते। वायर की कोई थिकनेस देने का कोई सीन नहीं होता, लूप होता तो m बनता ना। हाँ 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 yes, अगर इस वायर को मैं रेस्ट से रिलीज कर दूं तो ये ऊपर जाएगी, क्या घूम भी जाएगी? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उड़ जाता है। होगी, तो यहाँ पे डीएफ ज्यादा होगा और यहाँ पे डीएफ कम होगा ना, तो ये क्लॉकवाइज घूम जाएगी, राइट। यस सर। So find the torque on the wire AB about its midpoint. तो म्यू नॉट आया आई नॉट एल बाय 2 पाई प्लस म्यू नॉट आया आई नॉट बाय 2 पाई एल बाय 2 लॉन आर प्लस एल आराम से कुछ नहीं समझ में आ रहा, बोल। म्यू नॉट आई नॉट एल बाय 2 पाई आई नॉट एल बाय 2 पाई प्लस म्यू नॉट आई नॉट म्यू नॉट आई नॉट एल बाय 2 माइनस आर एल बाय 2 माइनस आर लॉन आर प्लस एल बाय आर। इसमें नीचे 2 पाई नहीं आ रहा? हाँ सर 2 पाई दिया। देखें भाई, और कोई आंसर? सर म्यू नॉट आई नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई और पूरे ब्रैकेट के अंदर r प्लस एल बाई 2 एल एन आर प्लस एल अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 एल आर अपॉन 2 आर प्लस एल बाय 2 इंटू एल एन आर प्लस एल बाई आर और माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 एल आर अपॉन 2 और बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई पूरे के। ब्रैकेट में डायनेमिक्स में भी नहीं तो रखते हैं ना, तो डायनेमिक्स में इनकंसिस्टेंट है ना। डायमेंशनली
तो गड़बड़ लगी रही है। नीचे 12 आएगा क्या यहाँ पे? नहीं सर 12 नहीं 2। तो यार ये लेंथ वाली डायमेंशन है, ये लेंथ के स्क्वायर वाली डायमेंशन है, ऐड कैसे हो रही है, सब्ट्रैक्ट कैसे हो रही है? हाँ सर एक बार देखता हूँ। सर इसमें मुझे सर? सेकंड वाले टर्म में बस -l आ रहा है, बाकी फर्स्ट टर्म सेम आ रही है। हाँ सर मुझे भी बस -l आया है। हाँ सर ठीक है, मैंने गलत किया, तो L² मतलब x²/2 लिख दिया गलती से, वो इंटीग्रल सिर्फ x है, सिर्फ l आएगा सेकंड टर्म में। अभी आर्यन तो पता नहीं कब करता हूँ। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वाली। मैंने यहाँ पे एक dx एलिमेंट लिया हुआ था, इसकी लेंथ dx ली हुई थी मैंने, हाँ सर और वही आ रहा है जो वो बोल। इसका डिस्टेंस x लिया हुआ था। इस पे जो फोर्स लग रही थी वो df लग रही थी, ठीक है। और अब इसके ऊपर जो df की वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड मैंने निकाला था μ0I/2πx मैग्नेटिक फील्ड, एक उसका खुद का करंट I0 और एक dx है ना, इसमें I0 करंट था। और अब ये dx यहाँ से x डिस्टेंस पे है, और वायर का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, और वायर के मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? तो r+l/2 होगा। क्या बात है, जादू से देखो सारे कलर एकदम बदल जाते हैं। और ये x डिस्टेंस पूरा था, तो इसका टॉर्क देख लेते हैं मिड पॉइंट के अबाउट। तो d टाउ विल बी, ये जो टॉर्क है ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते हुए लिख रहा हूँ, df इंटू x-r-l/2, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे टोटल टॉर्क के लिए। ये ना शोर मचाने लग जाता है कि बहुत देर हो गई पढ़ाते को, छोड़ दो बच्चों को अब, है ना, ऐसे ही कर रहा है ये सॉफ्टवेयर। जाने दो, नहीं लिखता मैं अब। I0 dx, ये df की वैल्यू, और ये हो जाएगा x-r-l/2, और ये मैंने काउंटर क्लॉकवाइज लिखा, और इसको इंटीग्रेट कर दो, x रेंजेस फ्रॉम r टू r+l। तो ये आ जाएगा μ0I/2π इंटू ln ऑफ r+l/r माइनस r+l/2, नहीं इंटू ln कहाँ से आया, μ0I/2π इंटू l, और फिर आएगा माइनस μ0I/2π इंटू r+l/2 इंटू ln ऑफ r+l/r। ऐसा आंसर। यस सर। हाँ सर। Yes. ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो हाँ ये सर। आ रहा होगा, तो इसका माइनस करके लिख देंगे और क्लॉकवाइज बोल देंगे। तो ये किसके आंसर से मैच कर रहा है अब तुम में से? आर्यन तेरा ऐसा था आंसर? नहीं वो सार्थक का जो अनिकेत ने मॉडिफाई किया था। अच्छा, हाँ सर मेरा सेकंड टर्म गलत था, वो x²/2 का इंटीग्रल x²/2 नहीं x होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ सर। एक रफ इंक्लाइंड सरफेस है, एक रफ इंक्लाइंड सरफेस है, इस रफ इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर एक सॉलिड स्फीयर मास m रेडियस r रखा हुआ है,
इस सॉलिड स्फीयर मास एम रेडियस आर की सरकमफेरेंस पे एक करंट लूप है जिसमें करंट है आई, ठीक है। फाइंड द लीस्ट मैग्नेटिक फील्ड एंड coefficient of friction required to keep the sphere in equilibrium in the given position. सर वो स्फीयर के अराउंड आपने एक वायर लपेटा है क्या जिसके में आई जा रही है, या फिर पूरे स्फीयर पे जा रही है? नहीं, एक वायर है बस स्फीयर के अराउंड में करंट है, सिंगल लूप। ओके सर। मैग्नेटिक्स का स्टडी मॉड्यूल शेयर्ड है आपके साथ क्या, एलन वाला? हाँ सर। कहाँ, ग्रुप पे शेयर किया था या ड्राइव पे? अपने ग्रुप पे डाला था, जेई फिजिक्स। तो आपकी शेड्यूल्ड क्लास टाइम टेबल के अकॉर्डिंग थर्सडे को है अब, है ना? जो लेटेस्ट टाइम टेबल शेयर हुआ है उसके हिसाब से आपकी जो शेड्यूल्ड क्लास फिजिक्स की है वो थर्सडे को है। तो उससे पहले मैं देखता हूँ कि मुझे कोई क्लास बीच में अगर अरेंज करनी है तो आई विल सेंड अ मैसेज इन द ग्रुप, अदरवाइज कोई मेरे को टेस्ट प्लान करना है वो भी मैं मैसेज डालूंगा। तो थर्सडे तक का आपका होमवर्क है मैग्नेटिक्स का मॉड्यूल, सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपने सॉल्व करने हैं टिल पेज नंबर, दोनों ग्रुप्स में शेयर्ड है सेम मॉड्यूल, तो सभी लोग सेम मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। तो टिल पेज नंबर 28, ठीक है। ओके सर। सर मास दिया है। हाँ दिया ना यार, mg sin theta by I pi r।
तो ये बी का आंसर है। हाँ सर। हाँ सर, मेरा भी वही है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एम जी साइन थीटा बाय आई पाई आर स्क्वायर। नहीं, आई नहीं पाई सर, आर। आई पाई आर। पाई आर तो कट जाएगा ना एक। हाँ सर। सो द आइडिया इज किधर को आई है मैग्नेटिक फील्ड? लेफ्ट में। लेफ्ट में। एक सेकंड चेक कर लीजिए। सर अपवर्ड्स मतलब प्लेन के अलोंग। इसके पास और एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी। सर उसके परपेंडिकुलर राइट में। इस पे एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है m। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर mg sin थीटा, mg cos थीटा, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से केवल टॉर्क लगेगा। ठीक है, और ध्यान से देखें आप, ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर भी लें तो भी सेंटर के अबाउट टॉर्क कभी जीरो नहीं आएगा। सेंटर के अबाउट mg sin थीटा mg cos थीटा का टॉर्क जीरो है, n का जीरो है, fs का जीरो नहीं है, तो टॉर्क अबाउट सेंटर इज नॉट जीरो। तो इफ आई वांट टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम तो फोर्स और टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो सेंटर के अबाउट इन सारी फोर्सेस का टॉर्क कभी जीरो नहीं आएगा। तो एफएस के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए, जो कि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क आना चाहिए क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड लीस्ट रिक्वायर्ड तब होगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा टॉर्क लगा रही होगी, और उसके लिए वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगानी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टॉर्क लगाए mb। तो mb मस्ट बी इक्वल टू fs into r फॉर टॉर्क टू बैलेंस। फॉर फोर्स टू बैलेंस fs मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो करंट इंटू पाई आर स्क्वायर इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो गई, इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू आर। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई mg sin थीटा अपॉन आई पाई आर। और इसको, इस पार्ट का आंसर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन tan थीटा। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगा नहीं रही, तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा रही, तो इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू fs। और क्या पॉसिबिलिटी बचती है ना? और fs हैज टू बी लेस देन इक्वल टू म्यू n एंड n इज इक्वल टू mg cos थीटा। सो fs लेस देन इक्वल टू म्यू n में वैल्यू पुट कर देते हैं। fs इज mg sin थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स n की वैल्यू mg cos थीटा। सो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा। तो लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज tan थीटा। तो ये सॉल्यूशन है। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक है, चलिए ठीक है, होमवर्क आपको मैंने असाइन कर दिया, ये काम करें। मीनवाइल आई विल प्लान आउट एंड आई विल सेंड द मैसेज इन द ग्रुप आपके टेस्ट के लिए और उन सब चीजों के लिए। चलो, सर एलन का मॉड्यूल करना है या आपने जो भेजा वो वाला? मैंने जो भेजा वो एलन का नहीं है क्या? जैसे आपने आपने दो दो भेजे भेजे। शायद। जो मैंने वो पहले भेजा था वो तो वो बहुत ही एलिमेंट्री है, मतलब एलिमेंट्री प्रैक्टिस के लिए। हाँ सर ठीक है, एलन का करना है। हाँ, अभी जो मैंने होमवर्क दिया वो एलन वाले मॉड्यूल में से दिया। एलन वाला मॉड्यूल शेयर किया हुआ ना मैंने आपसे? हाँ सर, हाँ। हाँ सर, किया है। ठीक है सर शायद हमारे ग्रुप पे नहीं किया था। बेटे, आपके ग्रुप में तो किया ही है मैंने, उसमें अभी खोल के देखा था, देखो उसमें आपके ग्रुप में देखो, चेक करो, अभी चेक करो।
तुम लोगों को मैं उस ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, JEE 2021 वाले ग्रुप में सबको, ठीक है? हाँ सर ठीक है, मिल गया। सर हाँ जी बेटा। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन होता, आपने क्या बोलता CRE के जो 14 और 15 क्वेश्चन उनका आंसर आप डिस्कस करेंगे, मतलब बस आंसर कंफर्मेशन करना था। हाँ नहीं, मैंने वो डिस्कस नहीं किया, मैंने बोला था वो बाद में करूंगा, पहले मैं चैप्टर की पूरी बेसिक थ्योरी डिस्कस कर दूं। तो चैप्टर की बेसिक्स सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना। तो फिलहाल का होमवर्क आपको मैंने दिया, मॉड्यूल सॉल्व करो LN वाला, फिर आगे करते हैं। तो चैप्टर खत्म हो गया? चैप्टर की बेसिक थ्योरी खत्म होगी, प्रैक्टिस करेंगे और। ओके सर। ठीक, चलिए ठीक है बेटा। थैंक यू सर। 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 इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बचा हुआ, अभी मेरे को वो पढ़ाना, वो याद रखना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके सर। ठीक है।